एक आदमी एक रहस्यमयी लड़की को लिफ्ट देता है। उसके बाद उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या ये कोई साजिश है या सचमुच में वो लड़की एक आत्मा है? कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तेज बारिश हो रही है। रात में पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। कहानी का हीरो, जिसका नाम डॉक्टर आनंद है, अकेले कार में जा रहा है। फिर उसे रास्ते के बीच में सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई देती है। आनंद अपनी कार रोकता है। वो उसे रास्ते से हटने को कहता है। लड़की कोई जवाब नहीं देती। आनंद उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो जवाब देती है, कोई नहीं। आनंद फिर उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं छोड़ दूं? वो कहते हैं कि मुझे जहां जाना है वहां तुम नहीं पहुंचा सकते। आनंद फिर कहता है, मुझसे डरो नहीं। लड़की कहती है, मैं किसी इंसान से नहीं डरती। आनंद को उसकी बातें अजीब लगती है, फिर भी आनंद उससे कहता है, तो फिर बैठो गाड़ी में। लड़की कहती है, फिर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे? आनंद कहता है कि नहीं पूछूंगा। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बैठते ही गाड़ी के वाइपर काम करना बंद कर देते हैं। आनंद कहता है कि अजीब बात है, अभी तक तो सब ठीक था, ऐसे में रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की कहती है कि मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप गाड़ी चलाइए, मैं रास्ता बताती हूँ। लड़की रास्ता बताती है और आनंद गाड़ी चलाता है। फिर लड़की गाड़ी को रोकने को कहती है, उसे यहीं उतरना है। आनंद कहता है कि ये तो कब्रिस्तान है, तुम यहाँ कहाँ जाओगी? लड़की कहती है कि आपने कहा था कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और वह कार से उतर कर जाने लगती है। उसके उतरते ही कार के वाइपर चलने लगते हैं। आनंद हैरानी से देखने लगता है। फिर जैसे ही वो पलट कर देखता है तो लड़की गायब हो जाती है। आनंद को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। आनंद अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ पूछती है कि दावत कैसी थी। आनंद को दावत के बारे में याद आता है और वो भागता है। फिर आनंद अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, जिसका नाम सीमा है। सीमा नाराज होकर पूछती है कि भीगे हुए कहाँ से आ रहे हो? आनंद उससे बताता है कि आज मैंने भूत देखा। सीमा मजाक में पूछती है कि वो आदमी था या औरत। आनंद पूरी कहानी उससे बताता है। फिर वहाँ एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन आनंद के लिए है। दूसरी ओर एक डॉक्टर, जिसका नाम लता है, वो कहते हैं कि इमरजेंसी केस है, तुम्हें आना होगा। आनंद फिर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। सीमा उससे खाने के लिए पूछती है। आनंद कहता है कि अर्जेंट केस से मुझे जाना होगा। फिर सीन चेंज होता है। वहाँ एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर सिंह है। उनका इंतज़ार एक एडवोकेट कर रहा होता है। एडवोकेट कहता है कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद हैं, मुझे उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो साबित करे कि उनकी दिमागी हालत ठीक है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आनंद हमारे बेहतरीन डॉक्टर में से एक है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। फिर एडवोकेट उसे बताता है कि आनंद के रिश्तेदार ने अपनी वसीयत में आनंद को वारिस बनाया है, पर उसमें एक शर्त रखी है कि आनंद की दिमागी हालत सही हो, नहीं तो जायदाद दूसरे वारिस को दे दी जाएगी। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ। फिर लता आनंद को जाकर बताती है कि तुम्हें बहुत बड़ी जायदाद मिलने वाली है। आनंद को ये सब मजाक लगता है। फिर प्यून आता है और आनंद से कहता है कि आपसे मिलने कोई मेम साहब आई है। आनंद वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। एक फंक्शन में आनंद और सीमा को डांस करते हुए दिखाया जाता है। ये सब लता बड़े गौर से देख रही है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि लता भी आनंद से प्यार करती है। फिर पार्टी में एक और शख्स को दिखाया जाता है, जिसका नाम रमेश है। रमेश आनंद का कजन है। आनंद रमेश और सीमा को मिलाता है। फिर आनंद सीमा को उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर वापस पहुंचता है। वह देखता है कि उसके घर के बाहर एक आदमी सो रहा है। वह उससे पूछताछ करने लगता है। फिर आनंद की माँ आकर बताती है कि ये बेचारा फुटपाथ पर पड़ा हुआ था और हमारा पुराना नौकर चला गया है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। फिर आनंद और सीमा को एक गार्डन में दिखाया जाता है। आनंद सीमा को शादी के लिए अपनी माँ से मिलने की बात करता है। फिर आनंद सीमा को उसके घर छोड़ देता है और उसके घर के बाहर ही उसके बालकनी पर आने का इंतजार करता है। पर जब सीमा बहुत देर तक नहीं आती तो वो खुद ही उसे देखने जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सीमा उसकी बाहों में गिरती है और दम तोड़ देती है। किसी ने उसका खून कर दिया होता है। फिर दूसरे सीन में पुलिस स्टेशन में सीमा के मर्डर की बात चल रही है। सीनियर कहता है कि कत्ल के मकसद का पता लगाओ
और डॉक्टर लता और डॉक्टर सिंह पर नजर रखूं। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर सिंह अपनी बेटी लता को देख रहे हैं। लता किसी सोच में डूबी हुई है। फिर आनंद और उसकी माँ को दिखाया जाता है। आनंद की माँ आनंद को शादी करने के लिए मना रही है। फिर एक तूफानी रात में आनंद अपने घर में होता है। उसे एक कॉल आता है, किसी की तबीयत बहुत खराब है, आपको आना होगा। आनंद कहता है कि मैं अभी आता हूँ। आनंद वहां के लिए निकलता है। रास्ते में उसे वो आदमी मिलता है जिसने उसे कॉल किया था। वो आनंद को लेकर एक सुनसान हवेली के पास पहुंचता है। ऐसा लगता है कि सालों से वहां कोई नहीं रहता। आनंद मोमबत्ती जलाता है। चारों तरफ जाली व चमगादड़ दिखाई देते हैं। वो दोनों ऊपर उस कमरे में पहुंचते हैं जहां की वो बीमार लड़की रहती है। आनंद हैरान हो जाता है। यह वही लड़की है जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने अभी अभी दम तोड़ा है। वो लोग आनंद को जाने को कहते हैं। आनंद हवेली से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि उसकी कार के पास पुलिस खड़ी है। वो उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए थे। आनंद कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक मरीज को देखने आया था। पुलिस वाले हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपको कॉल आया था और आपके पहुंचने से पहले वो लड़की मर चुकी थी। आनंद कहता है, आपको कैसे पता? पुलिस वाला बताता है, यहाँ यह पहले भी हो चुका है और हमें ऐसी शिकायतें पहले भी मिली हैं, पर यहाँ कोई नहीं रहता। आनंद कहता है, पर मैंने उन्हें अभी देखा है। पुलिस वाला उसे हवेली के अंदर लेकर जाता है। वो उस कमरे तक पहुंचते हैं जहाँ लड़की थी, पर अब वहाँ कोई नहीं होता। आनंद को कुछ समझ नहीं आता। इंस्पेक्टर कहता है कि वो एक आत्मा थी और आनंद को वहाँ से वापस ले जाता है। फिर अगले दिन आनंद अपने घर में होता है। तभी उसे पेपर का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिसमें उस लड़की की तस्वीर होती है जो आनंद को रास्ते में मिली होती है। उस पेपर में उसकी दुर्घटना से मौत की खबर छपी होती है जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। वो नौकर से पूछता है कि ये पेपर कहाँ से आया। नौकर कहता है, मुझे नहीं पता। फिर अगले दिन डॉक्टर सिंह आनंद को बुलाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तुम्हारा पेशेंट कितना सीरियस था और उसकी जान भी जा सकती थी। आनंद कहता है, मैं बहुत परेशान था, 2-3 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ। डॉक्टर सिंह कहते हैं, सीमा की मौत के बाद तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है और मेरी सलाह मानो तो तुम शादी कर लो, इसी में सबकी खुशी है। अगले दिन डॉक्टर सिंह आनंद की मां से मिलते हैं। दरअसल वो अपनी बेटी लता की शादी आनंद से कराना चाहते हैं, पर उनके कुछ कहने से पहले आनंद की मां कहती है, मैंने एक लड़की को तय कर रखा है और आपकी वजह से आनंद ने शादी के लिए हाँ कर दी है। डॉक्टर सिंह वहां से निराश होकर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आनंद शादी करके घर आता है। उस लड़की का नाम संध्या है। फिर दूर से ये सब डॉक्टर सिंह देख रहे हैं। आनंद अपने कमरे में पहुंचता है। वो संध्या को अपनी कहानी बताने लगता है। जैसे ही वो संध्या का चेहरा दिखता है तो वह डर जाता है। उसका चेहरा उसी मरी हुई लड़की से हूबहू मिलता है। आनंद कमरे से बाहर भागता है। उसकी माँ उससे पूछती है, तू किस पर बिगड़ रहा था? आनंद कहता है, तुमने बहू की जगह क्या चीज ले आई है माँ, ये तुझे खुद नहीं पता और इसका नतीजा कोई नहीं जानता। फिर अगले दिन उनका नौकर आनंद को संध्या की बनाई तस्वीरें दिखाता है। आनंद तस्वीरें देखकर चौंक जाता है। ये तस्वीर उसी बंगले की है जिसमें वह गया था। तभी अचानक संध्या के गाने की आवाज आती है। ये भी वही गाना था जो वो रहस्यमय लड़की गा रही थी। आनंद उससे पूछता है कि तुम्हें यह गाना कैसे पता? वो कहती है, मुझे नहीं मालूम। फिर उस बंगले की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कब गई थी और ये तुमने तस्वीर कैसे बना ली? वो फिर से जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं पता। आनंद गुस्से से वो तस्वीर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। संध्या आनंद के पास आती है और पूछती है, मुझसे इतनी नफरत करने की वजह क्या है? आनंद उसे एक आत्मा समझता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। आनंद को फिर से गाने की आवाज आती है। वो उसके पीछे भागता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो धीरे से अपने घर पहुंचता है और वहां ताला लगा हुआ दिखता है। वो अंदर जाता है। उसे लगता है यहाँ कोई था। फिर उसे एक साया दिखाई देता है। आनंद उसका पीछा करता है पर वहां कोई नहीं होता। फिर उसके घर की बेल बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहां उसकी माँ और संध्या होते हैं। आनंद हैरानी से उन्हें देखने लगता है। फिर उनका नौकर आनंद की माँ के पास अगले दिन आता है और कहता है
एक स्वामी जी आए हुए हैं। दोनों स्वामी जी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी आनंद की माँ से कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आनंद की माँ पूछती है, क्यों? स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा भी कोई रहता है? वो कहती है, मेरा बेटा और मेरी बहू। स्वामी कहते हैं, तुम्हारी बहू के ऊपर बुरा साया है, वो मेरे सामने नहीं आ सकती। वो उसे उसके सामने बुलाने को कहते हैं। आनंद की माँ संध्या के पास जाती है। वो कहती है कि एक पहुंचे हुए साधु आए हैं, वो सारी बलाएं दूर कर देते हैं। संध्या नीचे जाने को मना कर देती है। वो कहती है, मुझे साधु के पास ले जाकर मुझे जलील मत कीजिए। आनंद की माँ को अब संध्या पर शक होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। आनंद हॉस्पिटल में बैठा होता है। उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। वो नर्स से पूछता है तो वो बताती है कि यहाँ कोई नहीं था। फिर उसे वहाँ संध्या मिलती है। वो उससे बात करना चाहती है। आनंद उसे घर चलने को कहता है। वो कहती है कि वो घर नहीं जाना चाहती, बाहर जहाँ कोई न हो वहाँ जाने की बात करती है। आनंद उसकी प्यार भरी बातों में सब भूल जाता है। वो उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों वापस आते हैं। जैसे ही संध्या गाड़ी में बैठती है, गाड़ी के वाइपर बंद हो जाते हैं। आनंद हैरानी से उसे देखता है। वो कहता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संध्या कहती है कि मुझे सब दिखाई दे रहा है। आनंद गाड़ी चलाता है और उसी बंगले के पास ले आता है। वो उस बंगले के अंदर उसी कमरे में ले जाता है जहाँ उसे वो मरी हुई लड़की मिली थी। आनंद फिर से उस रात की कहानी बताने लगता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, वहाँ कोई नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह वापस घर लौटता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वहाँ संध्या होती है। आनंद अपना आपा खो बैठता है। वो संध्या पर भड़क जाता है और अपनी माँ से कहता है, ये एक भटकती आत्मा है, मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो इसे यहाँ से चली जाने को कह दो। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है। आनंद कहता है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। फिर संध्या घर छोड़कर चली जाती है। फिर आनंद घर में संध्या की तस्वीर देख रहा होता है। तभी उसे संध्या दिखाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो नौकरों से पूछता है तो नौकर कहते हैं उन्होंने किसी को नहीं देखा। अगले दिन आनंद की माँ आनंद को बताती है, जिस ट्रेन से बहू जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आनंद कहता है, मैंने उसे देखा है, जो पहले से ही मर चुका हो वो नहीं मर सकता। उसकी माँ कहती है, तू जाकर उसे ढूंढ के ला, मुझे मेरी बहू चाहिए। आनंद वहाँ पहुँचता है पर उसे वो नहीं मिलती। सबको लगता है कि वह मर चुकी है। आनंद की माँ डॉक्टर सिंह के पास जाती है और आनंद के हालात के बारे में बताती है। डॉक्टर सिंह आनंद को आराम करने के लिए उसे शिमला ले जाने की सलाह देते हैं। आनंद अपनी माँ लता और नौकर के साथ शिमला जाते हैं और डॉक्टर सिंह की कोठी में रहते हैं। वहाँ एक आदमी आता है। वो आनंद से कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, और वो वहाँ से चला जाता है। आनंद पूछता है कि ये कौन था। उसकी माँ बताती है कि यहाँ के एक बहुत बड़े संत हैं। आनंद फिर से उस मॉन्क को घर के बाहर देखता है। वह उनके पीछे पीछे जाता है। वह मॉन्क उनसे कहता है कि तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हें यही मिलेगी। आनंद की ये हालत देखकर लता अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आनंद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। फिर दिखाया जाता है कि आनंद उस मॉन्क के पीछे पीछे जा रहा है। वह एक जगह रुक जाता है और कहता है, तुम्हारी मंजिल आ गई है। आनंद देखता है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ है और खाई है। तभी फिर से गाने की आवाज़ आती है। उसे संध्या दिखती है। आनंद उसके पीछे पीछे जाता है और खाई में कूद जाता है, पर एंड टाइम पर लता आकर उसे बचा लेती है। वो उसे वापस लेकर आ जाती है जहाँ हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर सिंह उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें 1 हफ्ते और आराम की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर सिंह लता से कहते हैं कि इस पर नज़र रखना। आनंद को फिर से संध्या दिखाई देती है। वो लता को बहाना बनाकर बाहर भेज देता है और खुद संध्या के पीछे चला जाता है। वो फिर से उसके पीछे पीछे उसी बंगले में पहुंचता है जहां संध्या का पीछा करते करते वो छत तक पहुंच जाता है। तभी एक दूसरी लड़की आती है। ये असली संध्या होती है। वो उसे उसके पीछे जाने से रोकती है और कहती है, मैं असली संध्या हूँ। तभी कोई उसे पीछे से खींचकर वहां से ले जाता है। आनंद को अब समझ में आने लगता है। वो उस दूसरी लड़की को धमकाता है। वो डर कर पीछे हटती है और नीचे गिर जाती है।
और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। फिर वहां अचानक रमेश पहुंचता है। आनंद को समझ में आ जाता है कि ये सब रमेश का प्लान है। रमेश अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और बताता है कि यह सब लाला जगतराम की दौलत के लिए उसने किया है, जिसमें ये शर्त थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। इसलिए वो आनंद को पागल साबित करना चाहता है ताकि उसके बाद ये दौलत उसे मिल जाए। और फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। आनंद श्रद्धा को लेकर भागता है। तभी रमेश के आदमी उसे घेर लेते हैं। उसी वक्त डॉक्टर सिंह पुलिस के साथ पहुंचते हैं। जैसे ही रमेश का आदमी आनंद को मारने वाला होता है, पुलिस उसे गोली मार देती है। फिर रमेश और उसके बाकी साथियों को, जिसमें आनंद का नौकर भी होता है, उन्हें घेर लेते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर सारे राज से पर्दा उठाते हैं कि कैसे रमेश ने आनंद को पागल साबित करने के लिए संध्या की जुड़वा बहन, उसके नौकर और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर ये नाटक रचा। इस तरह ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।